हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो हमारे लास्ट क्लास है इसके अंदर जो टॉपिक चल रहा था, तो हमारा जो टॉपिक था इसके अंदर पादपों में खनिज पोषक हैं, तत्व हैं। तो यहाँ पर जो पादपों में खनिज पोषक तत्व हैं, इनके बारे में जो डिस्कस कर रहे थे, इनका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया गया। तो यहाँ पर एक बार हम इस पार्ट को थोड़ा सा रिपीट करते हैं। उसके बाद एक एक जो एलिमेंट्स या जो तत्व रहेंगे या कई न्यूट्रेंट जो रहेंगे, वो न्यूट्रेंट जो हैं उनके बारे में डिस्कस करें। तो यहाँ पर देखिए, जो खनिज पोषक तत्व है या कहें कि मिनरल जो न्यूट्रेंट है, यदि इनकी टोटल बात करें तो एक प्लांट के अंदर हम ये कहें कि 60 जो मिनरल न्यूट्रेंट या पोषक तत्व है उनकी रिक्वायरमेंट होती है या प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है 60 एलिमेंट्स हैं। इन जो अब तक जितने भी जो एलिमेंट्स या तत्व हैं जिनको डिस्कवर किया गया, खोजा गया है, उनमें से केवल 60 तत्व ही ऐसे होते हैं जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो ये 60 तत्व हैं, इनमें से यहाँ पर ये देखा गया कौन से जो एलिमेंट्स या न्यूट्रेंट जो है वो कंपलसरी हैं, कौन से पोषक तत्व कंपलसरी नहीं होते हैं, या कौन से अनिवार्य है, कौन से अनिवार्य नहीं होते हैं। देखिए, इनकी अनिवार्यता है, इसके बेस पर भी हमने बताए थे, कुछ एक करैक्टर देखे जाते हैं कि ये रहता है कि एक तत्व जो रहता है या एक पोषक तत्व है, उसका स्थान कोई दूसरा पोषक तत्व नहीं ले सकता हो। इसके बाद वह किसी उपापचय या मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन होती हैं उनमें इन्वॉल्व होता हो। इसके बाद उसकी कमी से कोई स्पेसिफिक डेफिशिएंसी करैक्टर या कहीं नवीनता रोग उत्पन्न हो जाता हो। इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए, जो 60 पोषक तत्व हैं, इनमें से 17 तत्व ऐसे रहते हैं, यानी 17 एलिमेंट ऐसे हैं जो अनिवार्य पोषक तत्व हैं। इसके बाद जो पीछे जो भी शेष बचते हैं, या फिर कहें 43 हैं, या कहें कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं, यानी केवल इन 17 या 17 तत्वों को छोड़ करके शेष बचे हुए जितने भी जो न्यूट्रेंट जो रहते हैं, वो न्यूट्रेंट को हम कहते हैं जो नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स या अनावश्यक पोषक तत्व। तो यहाँ पर इनका कोई डिस्कस नहीं है। क्यों नहीं है? यानी ये जो पार्ट है, इस पार्ट के हम कोई स्टडी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। और इसकी स्टडी नहीं करने का जो मेन रीजन है वो ये है कि ये जो पोषक तत्व है या एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं, इनमें से यदि कोई एलिमेंट्स या न्यूट्रेंट प्लांट को नहीं प्रोवाइड किया जाता है या प्लांट जो है उसको नहीं दिया जाता है, तब भी प्लांट अपनी ग्रोथ करेगा, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा, अपना डेवलपमेंट करता है। तो इस तरीके से हम ये कहें कि इनकी अनुपस्थिति या अब्सेंस के अंदर पादप अपनी ग्रोथ करेगा। इसके बाद यहाँ पर जो ये 17 तत्व है, इनको कहा गया अनिवार्य पोषक तत्व या इसेंशियल एलिमेंट्स या इसेंशियल न्यूट्रेंट जो है ये कहा गया। तो ये जो 17 तत्व है, इनमें से यदि एक न्यूट्रेंट या कहें कि एक भी एलिमेंट्स प्लांट को प्रोवाइड नहीं होता है, या जितनी रिक्वायरमेंट होती है यदि उससे कम अमाउंट में प्लांट को प्रोवाइड किया जाता है, तो प्लांट अपने लाइफ साइकिल को या कहीं अपने डेवलपमेंट को, अपने विकास को पूरा नहीं कर पाता है। तो इसीलिए इनको कहा कि ये कंपलसरी है, ये होने चाहिए, अनिवार्य है। अब इसके बाद यदि हम बात करें कि ये जो मेन रूप से हमारी स्टडी है वो इन 17 एलिमेंट्स की ही रहेगी। ये जो 17 एलिमेंट्स हैं, फिर इनको भी डिवाइड किया गया कि इनकी अमाउंट कितनी चाहिए पादप को, यानी एक प्लांट को कितनी अमाउंट चाहिए। तो इसी बेस पर देखिए इसको कि हम ये कहें कि एक हुआ मैक्रोन्यूट्रिएंट या वृहद पोषक तत्व। यदि इनकी बात करें तो ये जो है प्लांट का जो 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम शुष्क बहार है, यानी 1 ग्राम शुष्क भार या ड्राई वेट है प्लांट का, उसके अंदर यदि हम बात करें तो 1 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम,
ये अमाउंट प्रेजेंट होती है। यदि हम इसकी बात करें तो देखिए कि यदि ये पार्ट है, ये वृहद पोषक तत्व, तो इनको हम ये कहें कि 1 मिलीग्राम यानी 1 से 10 मिलीग्राम पर 1 ग्राम ड्राई वेट, ये रिक्वायरमेंट होती है इनकी कि 1 ग्राम से 10 ग्राम या फिर कहें 1 मिलीग्राम है, उससे अधिक अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है 1 ग्राम शुष्क ड्राई वेट या कहें शुष्क भार के अंदर। यदि पादप के 1 ग्राम शुष्क भार को लें तो उसमें से ये जो तत्व हैं ये 1 से 10 मिलीग्राम होंगे। और यदि यहाँ पर बात करें तो ये जो पार्ट रहते हैं, यदि इनकी बात करें तो ये रहते हैं कि 1 ग्राम से कम, तो एक मिलीग्राम से कम होंगे 1 ग्राम शुष्क भार में। देखिए हम ये कहें कि 1 ग्राम ड्राई वेट में 1 मिलीग्राम से कम मिलेंगे, तो यहां पर ये रहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रो मिनरल न्यूट्रेंट, और ये होते हैं मैक्रो न्यूट्रेंट। अब यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स रहते हैं, यदि इनकी बात करें तो ये संख्या में यदि हम बात करते हैं तो ये 9 है, और यदि इनकी बात करें तो ये 8 है, और टोटली हो गए फिर ये 17। अब ये 9 कौन से हैं इनको देखिए, तो यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये 9 एलिमेंट्स हैं जो प्लांट के लिए वर्ध मात्रा अधिक अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को इनकी, जिनका हमें स्टडी करनी है एक एक पार्ट की। इसके बाद इधर यदि बात करें तो ये 8 तत्व या 8 एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें आयरन है, बोरोन है, मैग्नीज है, कॉपर है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, क्लोराइड है एंड निकल है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना कि जो निकल जो एलिमेंट्स है, इसका सबसे लास्ट में डिस्कवर किया गया कि ये भी एक जो एसेंशियल एलिमेंट्स होता है। इससे पहले ही 16 माने जा रहे थे, लेकिन निकल की 17वें नंबर पर खोज हुई है। तो कई बार जैसे ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है 17वें नंबर पर जो न्यूट्रेंट जो है, या कहें कि इसेंशियल जो न्यूट्रेंट है वो कौन सा है, तो निकल। अब इसके बाद देखिए कि इनका थोड़ा सा इधर क्लासिफिकेशन और भी किया हुआ है कि यहां पर यह है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो पार्ट रहते हैं इनको कहा नॉन मिनरल न्यूट्रेंट, अखनिज पोषक तत्व। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यदि इन तीनों पार्टों की बात करें तो ये तीनों पार्ट ही इन्वायरमेंट से अवेलेबल होते हैं, या कहें कि जो खनिज पार्ट रहते हैं, या कहें कि जो चट्टानें जो रहती हैं या भूमि जो रहती है उससे प्रोवाइड नहीं होते हैं। कैसे होते हैं कि कार्बन की बात करें तो कार्बन मिलता है CO2 से। यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन मिलता है जैसे H2O से। यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन देखिए यहां पर इस H2O से प्रोवाइड हो जाता है। तो ये सभी पार्ट जो रहते हैं, या फिर सीधा कहें कि ऑक्सीजन O2 के रूप में, या कहें कि H2O से। तो ये जो है, हम यदि हम इसकी बात करें तो ये पार्ट देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों पार्ट ऐसे हैं जो या तो H2O से मिल रहे हैं, या फिर कहें कि ये किसी गैसीय फॉर्म में मिल रहे हैं, और ये सभी इन्वायरमेंट से मिल रहे हैं, वायु से मिल रहे हैं, एयर से मिल रहे हैं, न कि किसी सोयल से, या फिर कहें कि किसी खनिज पदार्थ के रूप में नहीं मिलते हैं ये, इसीलिए इनको कहा गया अखनिज तत्व। इसके बाद ये जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इनको कहा जाता है प्राइमरी मेगा न्यूट्रेंट, प्राथमिक पोषक तत्व। देखिए ये एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये प्राथमिक या प्राइमरी मेगा न्यूट्रेंट कौन से हैं,
तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम ये है, इनकी सबसे अधिक रिक्वायरमेंट हुई। इसके साथ इनको कहा जाता है क्रांतिक पोषक तत्व या क्रिटिकल एलिमेंट्स, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स रहते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं ये सोयल के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट अधिक रहती है प्लांट को, इसीलिए सोयल के अंदर या मिट्टी में इनकी हमेशा कमी बनी हुई रहती है, इसीलिए इनको क्रांतिक तत्व कहा गया, या फिर कहें कि ये क्रिटिकल एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि इनकी प्लांट को अधिक रिक्वायरमेंट रहती है, अधिक जरूरत रहती है, और मिट्टी में अधिक उपयोग होने की वजह से मिट्टी में इनकी हमेशा कमी बनी हुई रहती है। तो इसके बाद देखिए अगला पार्ट आता है ये सल्फर, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। इनको कहा जाता है सेकेंडरी मेगा न्यूट्रेंट या द्वितीयक वर्ग पोषक तत्व, कि ये जो पार्ट रहते हैं ये इनके बाद के पार्ट है कि अधिक मात्रा इनकी, इनसे कम मात्रा चाहिए इनकी। तो इस तरीके से ये जो है इधर से वर्ग पोषक एलिमेंट से इनका क्लासिफिकेशन भी था। यहाँ पर एक दूसरा एक और भी कुछ एक वर्डिंग आ जाते हैं। देखिए ये जो पार्ट रहते हैं ये, इसके अंदर हम बात करें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इनको कहते हैं स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक तत्व, कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये किसी भी प्लांट के अंदर उसकी संरचना का फॉर्मेशन करते हैं। और संरचना का मतलब है कि उसके अंदर जैसे कोई भी पार्ट बनेगा बॉडी का, कोई सेल का कोई पार्ट बनेगा, उस पार्ट के फॉर्मेशन में इन तीनों फोर जो एलिमेंट्स इनका यूज होता है। देखिए प्रोटीन के फॉर्मेशन के अंदर नाइट्रोजन का यूज होगा, इसके बाद कार्बन का यूज होगा, हाइड्रोजन का यूज होगा, ऑक्सीजन का यूज होगा। ऐसे ही यदि हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। यदि हम बात करें लिपिड की तो उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है मेन रूप से, और कोई अदर एलिमेंट्स भी होते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कहें कि कोई भी जैसे बात करें कि किसी भी पादप की संरचना में जैसे मेनली जो संरचनाएं हैं मेम्ब्रेन होती हैं वो प्रोटीन एंड लिपिड की हैं, तो उनके अंदर ये तीनों जो फोर जो एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इनकी रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इनको कहते हैं अनिवार्य पोषक तत्व। देखिए ये पार्ट हमने पहले भी किया था और इसको हमने रिपीट किया। अब देखिए इसके अंदर अब जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि ये टोटल जो 17 तत्व हैं यहां से यहां तक के और यहां से वहां तक के, इन सभी जो तत्व हैं इनकी स्टडी करनी है कि एक एक पार्ट जो है उसके यूज के बारे में, उसकी कमी से या न्यूनता से या डेफिशिएंसी से कौन सा करेक्टर प्लांट के अंदर दिखाई देगा, उनकी स्टडी करेंगे। एक यहाँ पर ये देखिए बोरोन और आयरन जो रहता है, इन बोरोन और आयरन जो रहता है इनको मीडिएट जो माना जाता है, कि न तो ये इन दोनों के बीच में न तो ये सूक्ष्म मात्रिक है, न ये वर्त मात्रिक है, न तो ये मैक्रो है और न ये माइक्रो है, और ये जो है हम ये कि मिडिल पार्ट है कि बीच का पार्ट रहता है कि इन दोनों से इससे कम और इससे अधिक रिक्वायरमेंट रहता है। तो ये भी पार्ट हुआ। अब हम एक एक एलिमेंट्स हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए वर्ध पोषक तत्व है या मेगा न्यूट्रेंट है, इनके अंदर हम बात करें कि सबसे फर्स्ट के अंदर जो है ये जो 3 पार्ट जो हमने फर्स्ट में किया, खनिज पोषक तत्व, नॉन मिनरल न्यूट्रेंट। तो ये जो खनिज या नॉन मिनरल न्यूट्रेंट है इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों एलिमेंट्स हैं। यदि इन एलिमेंट्स की बात करें तो ये संरचनात्मक एलिमेंट्स होते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं या न्यूट्रेंट होते हैं। ये किसी भी सेल जो है या कहें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी जो रहती है उसकी स्ट्रक्चर या उसके फॉर्मेशन के लिए मेनली इन एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। बॉडी की जैसे कोई मेम्ब्रेन बनाई जा रही है या सेल के कोई कोशिकांग है या सेल ऑर्गेनल्स है उनकी कोई मेम्ब्रेन है उसका फॉर्मेशन के आधार है। किसी भी टाइप की बॉडी की बातें हैं, बॉडी के अंदर जो भी पार्ट बनते हैं उनमें जो संरचनात्मक रूप से स्ट्रक्चरली जो यूज में आते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आते हैं, इसीलिए ये संरचनात्मक है। कार्बन का जैसे बताया कार्बन CO2 के रूप में प्रोवाइड होती है,
यहाँ पर यदि बात करें कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2O के रूप में प्राप्त होता है प्लांट को, ऑक्सीजन CO2, H2 एंड ऑक्सीजन, इन तीनों रूपों से प्राप्त हो जाती है। अब यदि हम बात करें कि इनकी कमी के लक्षण, तो देखिए एनवायरमेंट के अंदर इन एलिमेंट्स जो रहते हैं इनकी कमी नहीं रहती है, तो हम ये कहें प्लांट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है इसकी न्यूनता के लक्षण हमें दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट में इन एलिमेंट्स की कोई कमी नहीं होती है। और यदि इनकी कमी होती है तो हम ये कहेंगे कि वो संरचनात्मक रूप से ही, या जिसकी स्ट्रक्चर है वही नहीं बन पाएगी, उसके पार्ट या सेल्स या सेल ऑर्गन्स हैं उनका फॉर्मेशन नहीं होगा, तो हम ये कहेंगे कि यदि इनकी कमी हो जाती है तो बॉडी है या प्लांट जो है उसका डेवलपमेंट होगा ही नहीं, कुछ टाइम में उसकी डेथ हो जाएगी। इस तरीके से ये पार्ट हुआ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है या नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो हुआ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन है, इसका जो प्लांट जो है किस तरीके से प्राप्त करते हैं, कि नाइट्रोजन को कैसे ग्रहण करेंगे, एक्सेप्ट करते हैं, तो नाइट्रोजन को किया जाता है मेनली यदि बात करें तो नाइट्रेट के रूप में। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाइट्रेट जो नाइट्रोजन है वो एनवायरमेंट के अंदर एक गैस के स्टेज में होती है, लेकिन प्लांट कभी भी इसे गैस के स्टेज में एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, और नाइट्रोजन जो रहती है वो इन्वायरमेंट के अंदर 78% होती है, सबसे अधिक है ये। लेकिन फिर भी इसका यूज या इसको प्राप्त प्लांट जो है N2 के रूप में या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के रूप में कभी भी प्लांट इसको नहीं लेते हैं। तो प्लांट जो लेते हैं वो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट में या नाइट्राइट में कन्वर्ट होती है और वो मिट्टी के अंदर रहता है। तो जो नाइट्रेट या नाइट्राइट जो रहता है जो सोयल या मिट्टी में इस रूप में इसका एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए इसको इन एलिमेंट्स के साथ में नहीं रखा गया। तो ये जो पार्ट है नाइट्रेट के रूप में या नाइट्राइट के रूप में, और बहुत ही मेनली यदि देखें तो कहीं क्वेश्चन आ भी जाता है कि नाइट्रोजन का जो प्लांट है वो किस रूप के अंदर एक्सेप्ट करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में। इसके बाद आता है कि ये जो पार्ट है इस रूप में बहुत ही मिनिमम जो रहता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद हम बात करें कि इसके यूज या फिर कहें कि इसके उपयोग क्या रहेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे मेन रूप से प्लांट में नाइट्रोजन जो रहता है वो सोमेटिक ग्रोथ या कायिक वृद्धि में। इसके बाद ये एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट भी है, जैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो उसमें एमिनो अम्ल चाहिए, और एमिनो अम्ल के अंदर देखिए ये स्टेज होती है कि NH2 है, कार्बन है, COOH है, H है एंड R है। तो ये जो एमिनो अम्ल है ये पार्ट इसमें है नाइट्रोजन, और एमिनो अम्ल मिलकर के एक चेन बना करके बनाते हैं प्रोटीन का, और प्रोटीन जो रहती है वो संरचनात्मक पार्ट है। तो हम ये कहें नाइट्रोजन भी एक संरचनात्मक पार्ट है, प्रोटीनों में मिलता है, एमिनो अम्ल में मिलेगा, यदि हम बात करें DNA में मिलता है, RNA में मिलता है या न्यूक्लिक अम्ल में भी मिलता है। इसके बाद यदि हम बात करें कि ये जो पार्ट रहता है एंजाइमों में मिलता है, तो इस तरीके से हम ये कहें कि नाइट्रोजन है ये काफी पार्टों में प्रेजेंट रहते हैं। अब देखिए इसके न्यूनता के लक्षण या सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी। तो सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी की बात करें तो पहले जो इसके न्यूनता या कमी जो होने पर या नाइट्रोजन की कमी होने पर पहले हमें पुरानी पत्तियां जो रहती हैं या फिर कहें कि जो ओल्ड लीफ होती हैं उन ओल्ड लीफ में इसके सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद जो हम ये कहें कि जो अडल्ट रहती हैं या कहें कि नई बनी हुई पत्तियां हैं उनमें बाद में दिखाई देते हैं इसके लक्षण। इसके बाद में कि यदि नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो एंथोसाइनिन जो रहता है, तो एंथोसाइनिक जो एक पिगमेंट बनता है और ये पिंक कलर का या गुलाबी रंग का होता है। इसके बाद में कि यदि इसकी कमी रह जाती है तो पादप जो है वो ड्रॉप रह जाते हैं या बोने रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। तो ये पार्ट था नाइट्रोजन का। अब देखिए अगला जो पार्ट है, अगला जो एलिमेंट्स है इसको, नेक्स्ट जो एलिमेंट्स है फास्फोरस है।
फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस जो है इसको प्लांट जो रहते हैं सोयल से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से, और फोस्फेट आयन के रूप में करते हैं। इसके बाद देखिए कि इसका यूज भी पादप के अंदर फोस्फेट आयन के रूप में ही होता है। तो यहाँ पर इसके यूज की बात करें तो एटीपी है, डीएनए है, आरएनए है, एनएडी है, एनएडीपी है। तो ये जो एलिमेंट्स रहते हैं इनके फॉर्मेशन के अंदर फॉस्फेट का यूज होता है। जैसे डीएनए या न्यूक्लिक अम्ल जो रहते हैं, डीएनए, आरएनए, या एटीपी जो रहते हैं जो ऊर्जा का मॉलिक्यूल्स है, एनएडी, एनएडीपी भी ऊर्जा से रिलेटेड है, और ये कहें कि को एंजाइम जो रहते हैं उनसे रिलेटेड है। तो इन सभी के फॉर्मेशन के अंदर फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट होती है, और फॉस्फेट के रूप में हमें फास्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम ये कहें कि इन सब एलिमेंट्स के निर्माण के अंदर फॉस्फेट की आवश्यकता है। इसके बाद ऑक्सीडो रिडक्टेज जो रिएक्शंस रहती हैं या ऑक्सीकरण अपचयन की जो रिएक्शंस होती है उनके अंदर यूज आएगा। अब इसके बाद इसकी जो न्यूनता है या कमी है इसके लक्षण देखिए। यदि कमी या कहें कि सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी, तो इसकी कमी के लक्षण है पादप जो है वो बौने रह जाएंगे, एनर्जेटिक नहीं रहेंगे क्योंकि इनसे एनर्जी प्रोवाइड होती है, तो एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी, तो एक प्रकार से प्लांट की ग्रोथ ही नहीं होगी। इसके बाद कोई भी जो फंक्शन है, जैसे हम ये कहें कि किसी टाइप का जिसके अंदर जैसे वाटर एब्जॉर्प्शन हुआ वो भी एक्टिव हुआ, इस टाइप से हम ये कहें कि एक्टिव पार्ट जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो एनर्जी के लिए हमेशा चाहता है एटीपी। अब ये कहें कि यदि फास्फोरस की कमी है, फास्फोरस की कमी है तो एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा, एटीपी नहीं बनेगा तो इसका मतलब ऊर्जा भी नहीं बनेगी, और ऊर्जा नहीं बनेगी तो पादप भी हम ये कहें कि सही फंक्शन नहीं कर पाएंगे, या कहें कि उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इसके बाद है एंथोसाइनिन का फॉर्मेशन हो जाता है इसकी कमी से, उत्तक क्षय हो जाता है, यानी प्लांट के जो टिश्यू रहते हैं ये जो है डैमेज होने लग जाते हैं, या कहें कि नेक्रोटिक रीजन जो होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है कि जहां जहां उत्तक है उनका डैमेज हो जाएंगे, टिश्यू जो है वो डैमेज होंगे, उस जगह पर अलग स्पॉट बन जाएंगे या हमें दिखाई देंगे। इसके बाद है कैम्बियम कम सक्रिय हो जाते हैं, या फिर कहें कि जो वेस्कुलर बंडल रहते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम जो रहते हैं, वो वेस्कुलर बंडल जो रहते हैं वो अधिक एक्टिव नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं होंगे? देखिए जाइलम एंड फ्लोएम के एक्टिव होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यदि एटीपी नहीं है तो हम ये कहेंगे कि एटीपी नहीं है तो उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम की जो मैकेनिज्म है वो भी स्लो हो जाएगी। और यदि हम बात करें एटीएम की तो ये एटीपी की बात करें तो वह फॉस्फेट के मॉलिक्यूल उसमें प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फेट की कमी होने पर एटीपी की कमी, एटीपी की कमी होने पर ऊर्जा की कमी, ऊर्जा की कमी होने पर कैम्बियम या जाइलम और फ्लोएम अपना फंक्शन नहीं करते हैं, तो हम ये कहें कि ये इनएक्टिव हो जाती है, इनकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है। इसके बाद पत्तियां जो रहती हैं, लीफ जो है वो विकृत हो जाती है या डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं, या कहीं पत्तियां जो रहती हैं जो शेप या साइज में होनी चाहिए वो नहीं रहती हैं। तो ये जो एलिमेंट था फास्फोरस। आप देखिए नेक्स्ट जो एलिमेंट्स है, देखिए नेक्स्ट जो है इसकी बात करें कैल्शियम। कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कैल्शियम आयन के रूप में। यदि इसके यूज या इंपॉर्टेंस की बात करें तो कोशिका विभाजन में इसका यूज होता है। इसके बाद जो हम ये कहें कि दीर्घीकरण और डिफरेंशिएशन में इसका यूज होता है, या सेल डिवीजन के अंदर होता है, सेल के डेवलपमेंट में होता है। इसके बाद न्यूक्लिक अम्ल को प्रोटीन से जोड़ने में। देखिए न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए और आरएनए जैसे प्रोटीन से जुड़े हुए रहते हैं, स्टोन प्रोटीन से जुड़ते हैं, तो स्टोन प्रोटीन से जुड़ने का जो फंक्शन है या नॉन स्टोन प्रोटीन से जो जुड़ने का फंक्शन रहता है वो कैल्शियम आयन के द्वारा करवाया जाता है। इसके बाद है एमिनो अम्ल व कार्बोहाइड्रेट के परिवहन, यानी एमिनो एसिड है और कार्बोहाइड्रेट जो रहते हैं इनके ट्रांसपोर्ट के अंदर कैल्शियम का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हम ये कहें कि इसका यूज हुआ। अब इसके जो सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी देखें या इसकी न्यूनता के लक्षण देखें तो पत्तियां जो है वो विकृत रह जाती हैं, या फिर कहीं पत्तियां जो है जिस शेप एंड साइज में होनी चाहिए वो नहीं होती है। कोशिका भित्ति जो रहती है या सेल वाल के अंदर जो इलास्टिसिटी रहती है, लचीलापन रहता है,
वो इसका खत्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम आयन के रूप में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। इसके फंक्शन देखिए, जो कैटाइन या ऋणायन रहते हैं उनको न्यूट्रल करने में। इसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है उसमें कोई भी पार्ट रहते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के अंदर यूज आता है। इसके बाद एंजाइम रहते हैं उनको एक्टिवेट करने में या एंजाइम सक्रियण में। इसके बाद प्रासरण नियमन के अंदर या फिर कहें कि ऑस्मोसिस के कंट्रोल में। इसके बाद रंध्रों के खुलने और बंद होने में यानी स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर भी इसका यूज होता है। इसके बाद है जो फ्रूट रहते हैं उनकी ग्रोथ के अंदर इसका यूज होता है। इसके बाद हम बात करें कि इसकी कमी या डेफिशिएंसी के क्या कैरेक्टर रहेंगे, तो वृद्धि जो रहती है, ग्रोथ होती है, वो रुक जाएगी, इन ग्रोथ है वो नहीं हो पाती है। इसके बाद पत्तियां जो रहती हैं कुरबरित हो जाती है या मोटलेट हो जाती हैं। देखिए पत्तियां जो रहती हैं वो एक टाइप से, जो पत्तियां बिल्कुल इस तरीके से खुली हुई है वो ऐसे न रह करके इस तरीके से मुड़ी हुई सी या कहीं गुच्छे जैसी ऐठन सी दिखाई देने लग जाती है उसमें। इसके बाद जो इम्यूनो सिस्टम रहता है या कहें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है। अब देखिए जो नेक्स्ट जो है उनको देखिए, नेक्स्ट जो है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आयन के रूप में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद यदि हम इसके प्लांट के अंदर यूज क्या है, तो मैग्नीशियम का सबसे मेनली यदि देखें तो देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यानी प्लांट जो रहते हैं उस प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होता है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, इस तरीके जो क्लोरोफिल बनते हैं उन क्लोरोफिल्स के अंदर मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है। हम ये कहें क्लोरोफिल के निर्माण में इसका उपयोग होता है। इसके बाद राइबोसोम जो है उसकी 2 यूनिट होती है, यानी राइबोसोम की एक स्मॉल यूनिट है, छोटी यूनिट, एक लार्ज यूनिट या बड़ी यूनिट होती है। दोनों यूनिट नॉर्मली सेपरेट रहती हैं, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस के समय दोनों यूनिट जो रहती हैं वो जुड़ती हैं। जैसे 70S राइबोसोम है, इसकी 2 यूनिट है 50S एंड 30S। 80S जो राइबोसोम है इसकी 2 यूनिटें हैं, जैसे हम बात करें कि 60S एंड 40S। तो ये सेपरेट रहती हैं यूनिटें। जब ये सेपरेट रहेंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। तो यहाँ पर इन यूनिटों को जो जोड़ने का जो फंक्शन रहता है वो मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो हम ये कहें कि राइबोसोम की यूनिटों को जोड़ने में या राइबोसोम की जो यूनिट है उनको अटैच करने में। इसके बाद जो ऑयलिक सीड होते हैं उनके मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। हम ये कहें कि जो सीड में ऑयल का फॉर्मेशन है उसमें भी यूज है। इसके बाद एंजाइम है उनको एक्टिव करने के अंदर भी इसका रोल होता है, कि जैसे कुछ एक एंजाइम रहते हैं तो उनको एक्टिव करने के अंदर इसका उपयोग होता है। अब इसकी कमी की बात करें तो देखिए मेन रूप से ये क्लोरोप्लास्ट का है पार्ट। क्लोरोप्लास्ट यदि हम बात करें, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैग्नीशियम नहीं है तो क्लोरोप्लास्ट नहीं बनेगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो ग्रीन कलर नहीं आएगा। तो हम ये कहें हरिमाहीनता या कहें ग्रीन कलर है उसकी कमी होगी, जिससे एंथोसाइनिन का फॉर्मेशन होगा और लीफ जो रहती है वो पिंक हो जाती है। तो ये जो है मैग्नीशियम का है। इसके बाद देखिए जो अगला जो पार्ट आता है उसके अंदर हम बात करें जैसे सल्फर, सल्फेट आयन के रूप में इसका प्लांट एब्जॉर्प्शन करते हैं। यदि हम यूज की बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस में इसका यूज होता है, यानी इस प्रकार की प्रोटीन है जिनके अंदर ऐसे एमिनो अम्लों की रिक्वायरमेंट होती है जिसके अंदर सल्फर होता है। तो यदि इसकी कमी होगी तो एमिनो अम्ल नहीं बनेंगे, एमिनो अम्ल नहीं तो प्रोटीन का सिंथेसिस भी नहीं होगा। इसके बाद जो है रूट ग्लैंड जो रहती है, या कहें कि जो ये लेगुमिनेसी जो फैमिली के जो प्लांट रहते हैं उनके रूट में जो ग्लैंड्स का फॉर्मेशन होता है उस ग्लैंड्स का फॉर्मेशन भी इस सल्फर के कारण होता है। इसके बाद विटामिन बी व कोएंजाइम ए के निर्माण में भी इसका यूज होता है। यदि इसकी कमी की बात करें तो उत्तक वर्धी, देखिए जो हार्ड सेल वाल के यानी कठोर भित्ति वाले उत्तक हैं जैसे जाइलम हुआ या कहें कि स्क्लेरेन काइमा है, कोलेन काइमा है, इन उत्तकों के अंदर ग्रोथ अधिक हो जाती है। इसके बाद पादप जो है, लेकिन पादप की हाइट नहीं बढ़ती है, पादप जो है ड्रॉप रह जाते हैं। इसके बाद एमिनो अम्ल निर्माण में भी कमी हो जाती है। जिन एमिनो अम्लों में सल्फर होता है
ये सल्फर नहीं मिलेगा तो एमिनो अम्लों का भी निर्माण नहीं होगा। तो यहाँ तक जो एलिमेंट्स आए हैं ये सभी एलिमेंट्स मैक्रोन्यूट्रेंट हैं, वहद मात्रिक पोषक तत्व हैं। इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं कि सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व या कहे माइक्रो न्यूट्रेंट होंगे। तो ये जो है अब उनको अगली क्लास के अंदर